आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, परमाणु द्रव्यमान या फिर एटॉमिक मास। देखिए, अब इस चैप्टर में इसके बाद भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, चाहे वह आणविक द्रव्यमान हो, मोलर कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से कवर करना है क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानेंगे कि किसी परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है और किस प्रकार से इसको हम लोग वैल्यू के रूप में ज्ञात कर पाते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें एक सापेक्ष परमाणु का द्रव्यमान लेना होता है, या फिर यूं कहें कि सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान हमें किसी तत्व के परमाणु के लिए निकालना होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये भी हम जानेंगे। उससे पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, कभी आप लोगों को ध्यान होगा, आप सब्जी लेने जाते हो, है ना, और अगर आपको चाहिए कुछ 1.5 किलो सब्जी, ठीक है, अब इस सब्जी वाले के पास 1 किलो का वेट है। ठीक है, तो उसके पास कुछ जो 1 किलो का वेट है उसने यहां पर रख दिया, वह 1 किलो का वेट। ठीक है, अब लेकिन उसके पास 500 ग्राम का वेट नहीं है। ठीक है, तो इस साइड वह कुछ सब्जी रख रहा है जितनी आपको चाहिए, ठीक है, और इधर उसने 1 केजी का भार रखा, लेकिन उसके पास 500 ग्राम का भार नहीं है। तो उसको लेकिन एक चीज मालूम है कि उसके पास जो 4 टमाटर उसने अलग से निकाल के रखे हुए हैं, उन 4 टमाटरों का जो वजन है वह 500 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो वह 1 किलो के जो वेट है उसके साथ में ये 4 टमाटर रख देता है, ताकि आपको जो 1.5 किलो सब्जी चाहिए, 1 किलो 500 ग्राम सब्जी चाहिए, वह क्या हो जाए, वह आपको मिल जाए। अब उसने ये 4 टमाटर रखे, इसका मतलब आप समझे कि उसने ये 4 टमाटरों के सापेक्ष इस सब्जी का वेट नाप लिया, 500 ग्राम जितना उसको चाहिए था, है ना, क्योंकि उसके पास, उसको मालूम नहीं था कि 500 ग्राम का वेट कितना होगा, लेकिन उसको ये मालूम था कि जो उसके ये 4 टमाटर हैं ये 500 ग्राम का वेट बनाते हैं, तो उसने इसके सापेक्ष बाकी की सब्जी का वेट नाप लिया या तोल लिया। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ होता है परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करने के तरीके में। तो देखिए, जब परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए ना, शुरुआत में हाइड्रोजन को मानक माना जाता था। ठीक है, हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के सापेक्ष क्या लिया जाता था, अन्य तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान लिया जाता था, क्योंकि हाइड्रोजन सभी तत्वों में सबसे हल्का तत्व है, इसीलिए। ठीक है, उसके पश्चात क्या बात आई कि जो हाइड्रोजन है वह सभी तत्वों के साथ में क्रिया नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनके साथ हाइड्रोजन क्रिया नहीं कर पाता है। तो फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसे मानक तत्व के रूप में, मानक परमाणु द्रव्यमान के रूप में लिया जाने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से शुरुआती दौर में जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सापेक्षिक द्रव्यमान लिया जाता था वह इन तत्वों को मानक मान के लिया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में वर्ष 1961 में IUPAC यानी कि रसायन शास्त्र का जो अंतरराष्ट्रीय सभा है उसमें यह डिसीजन लिया गया कि जो कार्बन 12 है, C12 है, यह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसकी उपलब्धता 98.892% है। ठीक है, कार्बन के अन्य समस्थानिक भी हैं 13 और 14, लेकिन वह बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये बहुतायत मात्रा में पाए जाने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे तत्वों के साथ में क्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसी के सापेक्ष उसके बाद से यह कहा जाने लगा कि अब से कार्बन 12 या फिर C12 को हम लोग किसी भी तत्व के परमाणुओं का जब सापेक्षिक द्रव्यमान निकालेंगे तो इसके सापेक्ष निकालेंगे, कार्बन 12 के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो परमाणु द्रव्यमान है किसी भी तत्व का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान वह बराबर हो गया तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टे 1/12 गुणा C12 के, यानी कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान के। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के द्रव्यमान का 2 गुना है, तो ऐसे तत्व का जो सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 2 गुणा 12 इकाई, क्योंकि कार्बन 12 का कितना परमाणु द्रव्यमान है, 12 इकाई। ठीक है, तो कितना हो गया इस तत्व का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान,
यह हो गया 24 इकाई। ठीक है, तो ये जो सापेक्ष द्रव्यमान था ना, इसे अब हम लोग परमाणविक द्रव्यमान इकाई AMU, ठीक है, या फिर यूनिफाइड मास एकीकृत द्रव्यमान U के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है ना, इसी को परमाणविक द्रव्यमान इकाई AMU एटॉमिक मास यूनिट या एकीकृत द्रव्यमान इकाई यूनिट या फिर इकाई कहते हैं। तो समझ गए आप लोग, किसी तत्व का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जो कार्बन 12 के द्रव्यमान के सापेक्ष लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये एक एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, या एकीकृत द्रव्यमान इकाई होती है, यह किसके जितनी हो जाएगी, यह बराबर हो जाएगी किसके, 1/12वें भाग। किसका 1/12वां भाग, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग। ठीक है, तो जो एक एटॉमिक मास यूनिट होती है या एक यूनिट होती है, इसके द्रव्यमान का मान होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लिखेंगे 1.66056 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ठीक है, या 10 की घात ऋण 24 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो देखिए, अगर हमको इस यूनिट के पदों में ही या फिर एकीकृत द्रव्यमान इकाई के पदों में ही हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने एक यूनिट द्रव्यमान का मान लिख लिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, कितना होता है, तो ये बराबर होता है 1.6736 गुणा 10 की घात ऋण 24 ग्राम के। अब हमें लिखना है सापेक्षिक द्रव्यमान, है ना, किसके सापेक्ष, C12 या कार्बन 12 की सापेक्ष, यानी कि परमाणविक द्रव्यमान इकाई के रूप में। तो हम लोग लिखते हैं यूनिट या फिर AMU के पदों में हाइड्रोजन का द्रव्यमान, है ना, तो हमने लिख दिया इकाई के पदों में हाइड्रोजन का द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोगों को ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में ही पुट करनी है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि सापेक्ष द्रव्यमान को परमाणविक द्रव्यमान इकाई या एकीकृत द्रव्यमान इकाई भी कहा जाता है ना, तो इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अर्थात एक यूनिट, क्योंकि हमको यूनिट में चाहिए, ठीक है, इनटू कितना ग्राम है हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ये है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे अपॉन, तो अपॉन, अब हमको क्या चाहिए, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टे 12, है ना, तो इसकी वैल्यू हमें पहले से ही मालूम है, कितनी है, 1.6656 गुणा 10 की घात ऋण 24 ग्राम। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यूनिट के रूप में या एकीकृत द्रव्यमान इकाई के रूप में या परमाणविक द्रव्यमान इकाई के रूप में हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है 1.008 यूनिट या फिर 1.008 एकीकृत द्रव्यमान इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अप्रोक्सीमेट प्राप्त हो जाता है हमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान, किसके पदों में, यूनिट के पदों में या इकाई के पदों में। तो आप लोग समझ गए कि एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिट क्या होता है। अब परमाणु द्रव्यमान से ही संबंधित एक और टर्म है औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत का मतलब तो आपको समझ में आता ही है ना, कि जब आपको 2 नंबर्स दिए गए हों या किसी कक्षा में मान लिया 6 बच्चे हैं और उन सब का भार अलग अलग है, आपको औसत भार निकालना है, तो आप क्या करते हैं, उन सभी का भार जोड़ देते हैं और अपॉन 6 कर देते हैं, क्योंकि कितने बच्चे थे, 6 बच्चे थे। उसी प्रकार से औसत परमाणु द्रव्यमान भी होता है। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि कार्बन परमाणु यानी कि C12 के द्रव्यमान को 12 इकाई लेकर तुलना करने पर प्राप्त किसी तत्व का औसत सापेक्ष द्रव्यमान ही उस तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक होता है
Cl35, ठीक है, और दूसरा होता है Cl37, ठीक है। तो ये हो गए क्लोरीन के दो समस्थानिक। समस्थानिक मतलब समान परमाणु क्रमांक के तत्वों के जो परमाणु भार हैं वह क्या क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के जो ये दो समस्थानिक हैं इनका जो सापेक्षिक अनुपात होता है ना, किसके अकॉर्डिंग, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान से तुलना करने पर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इनका जो सापेक्षिक अनुपात है वह होता है 3:1, ठीक है। और इसी के अनुसार अब हम लोग निकालेंगे इनका औसत परमाणु द्रव्यमान या फिर क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरीन 35 या फिर Cl35 को लेते हैं, ठीक है। तो 35 मल्टीप्लाई कितने के अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में है ना। तो यहां पर कितना आ गया, 3 प्लस 37 क्लोरीन 37 का, ठीक है, इनटू यहां पर क्या है, 1 है, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, इनके सापेक्षिक अनुपात के जो अंक हैं उनका योग कर दोगे, ठीक है। तो यहां से आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके आएगा 105 प्लस 37 अपॉन 4, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 35.5 यानी कि 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, है ना, या फिर यूनिट एकीकृत द्रव्यमान इकाई, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान से ही संबंधित एक और टर्म है, ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है। इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए, किसी तत्व की वह मात्रा जिसका द्रव्यमान ग्राम में संख्यात्मक रूप से उसके सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान अथवा परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो। अर्थात अभी तक हम लोग परमाणु द्रव्यमान को दिखाने के लिए, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को दिखाने के लिए क्या इकाई का यूज कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, या फिर एकीकृत द्रव्यमान इकाई का, या फिर यूनिट, या फिर इकाई का। अब जब हम उसी मान को ग्राम में अभिव्यक्त कर देंगे तो वह उसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। तो इसको भी उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, जैसे नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 14 इकाई, ठीक है, या फिर 14 एकीकृत द्रव्यमान इकाई, ठीक है, या 14 यूनिट, ठीक है। तो नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान आप किस प्रकार से अभिव्यक्त करोगे, आप लिख दोगे 14 ग्राम। तो ये हो गया इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है 16 यूनिट या फिर 16 इकाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 1 ग्राम परमाणु या फिर ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। इजी है ना। तो यही होता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। आज हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट समझा और विभिन्न टर्म्स इसके बारे में जाने। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये आगे के न्यूमेरिकल्स में हमेशा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करिए और रिवाइज करते रहिए। आज हम बात करेंगे आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास की। हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान अर्थात एटॉमिक मास के बारे में पढ़ लिया है ना। और हम लोगों को ये मालूम है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उन अणुओं का द्रव्यमान किस प्रकार से निकाला जा सकता है, आइए इसको इसकी परिभाषा से समझते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा बोलती है कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। अर्थात किसी अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमानों का अगर हम योग कर देंगे तो हमें उस अणु का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अब हम लोग कुछ उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण में लेंगे हम लोग जल का अणु यानी कि H2O और मीथेन यानी कि CH4। तो सबसे पहले हम जल के अणु पर ही बात करते हैं कि इसका आणविक द्रव्यमान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो जल के अणु में देखिए हमें क्या क्या नजर आ रहा है, परमाणुओं के रूप में 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जब हम जल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो उसके लिए हमें इन हाइड्रोजन कितने हैं, 2,
तो हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग करना चाहिए और साथ ही साथ इनके साथ में जोड़ देना चाहिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, है ना। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जल यानी कि H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 गुणा हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, प्लस 1 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है ना। तो जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये करीबन होता है 1.0078 के करीब, जिसे हम लोग क्या मान लेते हैं 1.008 यूनिट या फिर इकाई, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 15.99 यूनिट, ठीक है, जिसे हम क्या मान लेते हैं, हम इसे मान लेते हैं 16 इकाई, है ना, या फिर 16 यूनिट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2.016 यूनिट प्लस 16 यूनिट, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 18.016 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो हम इसको देखिए, यहाँ पे 6 क्या है, 5 से बड़ा नंबर है और उसके पहले कौन सा अंक है, एक विषम संख्या है, तो हम उस विषम संख्या में एक को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 18.02 यूनिट या फिर 18.02 एकीकृत द्रव्यमान इकाई, ठीक है। तो समझ गए कि किस प्रकार से हम जल के अणु का द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग उदाहरण ले रहे हैं मीथेन का, यानी कि CH4 का। अब मीथेन का जो आणविक द्रव्यमान है वह भी इसी प्रकार से निकालेंगे जैसे हमने जल अर्थात H2O का आणविक द्रव्यमान निकाला, है ना। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिखोगे कि मीथेन का आणविक द्रव्यमान बराबर 1 गुणा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, क्यों, क्योंकि कार्बन के कितने परमाणु हैं, एक ही परमाणु है, ठीक है, प्लस 4 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कार्बन के एक परमाणु का कितना द्रव्यमान होता है, वह होता है 12.011 इकाई, ठीक है, प्लस 4 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, कितना होता है 1.008 इकाई के बराबर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 12.011 यूनिट या फिर इकाई, प्लस ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 4.032 इकाई के बराबर, और जब आप इनका योग कर दोगे तो यह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.043 यूनिट या फिर 16.043 इकाई। तो ये होता है आणविक द्रव्यमान। किसी भी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग ही उस अणु का द्रव्यमान कहलाता है। इतना समझ गए आप लोग। अब इससे संबंधित एक और टर्म है ग्राम आणविक द्रव्यमान। ये सेम टू सेम वैसा ही है समझने के लिए जैसा हमने ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था। हमने क्या देखा था कि किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को एकीकृत द्रव्यमान इकाई की जगह अगर ग्राम में व्यक्त किया जाए तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है ना। तो ग्राम आणविक द्रव्यमान भी वही है। किसी पदार्थ का ग्राम आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसका ग्राम में द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से उसके औसत आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कि मान लिया जो जल का अणु है ना, तो जल का आणविक द्रव्यमान अभी हमने कितना देखा 18.02 यूनिट या फिर 18.02 एकीकृत द्रव्यमान इकाई है ना। तो जो जल है या फिर H2O है उसका ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, उसका ग्राम आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 18.02 ग्राम। इतना इजी सा तो है ना। अब देखिए मीथेन यानी कि CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना था 16.043 यूनिट या फिर 16.043 इकाई, ठीक है। तो मीथेन का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसको हमने किस में व्यक्त कर देना है, ग्राम के रूप में व्यक्त कर देना है। तो कितना हो जाएगा 16.043 ग्राम, ठीक है। तो समझ गए आप लोग ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या होता है। अब एक लास्ट टर्म है जो आणविक द्रव्यमान से संबंधित है, वह है सूत्र द्रव्यमान।
देखिए, विभिन्न अणुओं का जब हम द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो वह आणविक द्रव्यमान कहलाता है, ये हमको मालूम है। और वे अणु स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इसलिए जो हम उनका द्रव्यमान निकालते हैं वह आणविक द्रव्यमान कहलाता है। लेकिन कुछ पदार्थों में जो अणु होते हैं ना, वे उनकी घटक इकाइयों के रूप में अलग से उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात एक दूसरे से घिरे होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके उदाहरण के रूप में हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड का उदाहरण। सोडियम क्लोराइड में जो ये सोडियम आयन है, Na पॉजिटिव आयन है, ये 6 क्लोरीन आयनों के साथ में घिरा होता है। और ऐसे ही जो ये क्लोरीन आयन है वह भी 6 सोडियम आयन के साथ में घिरे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक त्रिविमी या फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जिनमें जो अणु होते हैं वे स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, उनके लिए जब हम द्रव्यमान की गणना करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सूत्र द्रव्यमान। तो आइए अब हम लोग ये सोडियम क्लोराइड जो हमने उदाहरण में लिया है इसका सूत्र द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान बराबर हो जाएगा सोडियम के परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान के योग के। ठीक है, तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 23 इकाई या 23 यूनिट। ठीक है, प्लस क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है या फिर जो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान है वह कितना होता है 35.5 इकाई या 35.5 यूनिट। ठीक है, और जब आप इनका योग कर देते हो तो यह किसके बराबर आ जाता है 58.5 यूनिट या फिर 58.5 इकाई के। ठीक है, तो इस प्रकार से सूत्र द्रव्यमान आप कैसे पदार्थों के लिए निकालेंगे? ऐसे पदार्थों के लिए जिसमें जो अणु होते हैं वह स्वतंत्र घटक इकाई के रूप में मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि आणविक द्रव्यमान कैसे पदार्थों के लिए प्राप्त करेंगे? जिसमें जो अणु होते हैं वह स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 कॉन्सेप्ट समझ गए। एक तो है आणविक द्रव्यमान, दूसरा है ग्राम आणविक द्रव्यमान और तीसरा है सूत्र द्रव्यमान। अब इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज करते रहिए और खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।